डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मनुष्य का शुक्राणु यानी स्पर्म किस तरह की संरचना का होता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से समझेंगे। इस फिगर के माध्यम से देखिए, यहाँ पर एक शुक्राणु की संरचना यानी मनुष्य के शुक्राणु की संरचना को दिखाया गया है। मनुष्य का जो शुक्राणु होता है एक टैडपोल लार्वा के समान आप कह सकते हैं, उस तरह की संरचना होती है। मनुष्य का जो शुक्राणु होता है मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? 4 भागों से मिलकर बना होता है। यानी देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्पर्म। नंबर 1 हेड, नंबर 2 नेक, नंबर 3 ये मिडिल पीस है, इसको हम मिडिल पीस कहते हैं। ठीक है, ये जो पोजीशन है आपका ये मिडिल पीस का होता है और फिर लास्ट में ये टेल होती है। ठीक है ना, तो हेड यानी शीर्ष, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शीर्ष। और शीर्ष के बाद जो है नेक आता है, नेक को ग्रीवा, हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रीवा। और तीसरा जो पार्ट होता है जो मिडिल पीस के नाम से जानते हैं, जिसको हम मध्य खंड कहते हैं। साथ ही साथ एक लंबी पूंछनुमा संरचना होती है जिसको शुक्राणु का टेल कहा जाता है या पूंछ कहा जाता है। तो ये तो एक संरचना हुई कि शुक्राणु के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, कितने भाग होते हैं उसके अंदर। अब एक एक भाग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये चारों तरफ जो है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ इस शुक्राणु को कवर किए हुए होती है, यानी पूरा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवरिंग होती है इस शुक्राणु की, इस स्पर्म की। ठीक है, इसके बाद हेड रीजन में ही एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम जो अग्र भाग में होता है, इस एक्रोसोम का निर्माण जो है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग होता है जिसका नाम है गोल्गी बॉडी। यानी गोल्गी बॉडी कैमिलो गाल्जी के द्वारा खोजा गया था। एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। उस कैमिलो गाल्जी के द्वारा खोजे गए गाल्जी काय के द्वारा ही एक्रोसोम का निर्माण होता है, एक्रोसोम। ठीक है, साथ ही साथ मिडिल ये हेड रीजन में ही आप देखिए, ये हेड रीजन है और इस हेड रीजन के अंदर जो है चारों तरफ से लाइनिंग तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, साथ ही साथ इसके अंदर जो है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। केंद्रकीय गुणसूत्रीय पदार्थ ये अंदर की तरफ ये पाया जाता है, केंद्रकीय गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। साथ ही साथ जब नीचे आप आएंगे तो नेक रीजन में, ये नेक रीजन होता है और नेक रीजन में कह रहा है कि ये पतला छोटा रीजन होता है। यानी इस नेक रीजन में 2 तरह के सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। कितने तरह के सेंट्रियोल्स होते हैं? 2 तरह के। सेंट्रियोल्स को हिंदी में हम तारक केंद्र कहते हैं। तारक केंद्र सेंट्रियोल फर्स्ट और सेंट्रियोल सेकंड। तो सेंट्रियोल फर्स्ट जो होता है वो अग्रस्थ यानी ये प्रॉक्सिमल होता है, अग्रस्थ भाग में होता है, और सेंट्रियोल जो सेकंड होता है वो दूरस्थ भाग में होता है, यानी सेंट्रियोल सेकंड। इसके अलावा जब हम नीचे की तरफ आते हैं यानी मिडिल पीस में आते हैं, तो इस मिडिल पीस में आप देखेंगे कि मध्य खंड जो होता है एक लंबी संरचना ये पाई जाती है मध्य खंड की, और इस मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसी भी कोशिका का पावर हाउस होता है, ऊर्जा गृह होता है। अर्थात इस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो है यह स्पर्म एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में एनर्जी इसके अंदर संचित होती है और वही एटीपी इस शुक्राणु को, इस स्पर्म को जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, फिर इसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके मिडिल पीस में पाया जाता है। अक्सर यह पूछा जाता है, ये
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर उपस्थित होता है उस स्पर्म के अंदर, तो बताया गया है कि मिडिल पीस में पाया जाता है। साथ ही साथ जब निचला हिस्सा आप आते हैं देखते हैं तो ये टेल का रीजन होता है, एक लंबी पूंछ ये पाई जाती है। और जो मिडिल पीस है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी सोर्स होता है फॉर स्विमिंग, यानी स्विमिंग के लिए जो है एक तरह से तैरने के लिए एनर्जी का स्रोत प्रोड्यूस कराता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो एक्रोसोम होता है, जो एक्रोसोम यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्रोसोम होता है। जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, फैलोपियन ट्यूब में जो इस्थमस और एम्पुला का जंक्शन होता है वहां पे ओवम और स्पर्म का निषेचन होता है। उस निषेचन के दौरान, उस फर्टिलाइजेशन के दौरान आप देखेंगे कि जो एक्रोसोम होता है एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है और वह एंजाइम ओवम के अंदर, जैसे आप देखेंगे ये आप ओवम है, ये अंड है, ठीक है ना, ये ओवम है। इस ओवम के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसका नाम है कोरोना, ये रेडिएटा, ठीक है ना, तो ये है कोना रेडिएटा, ठीक है। और दूसरी जो लेयर होती है अंदर की तरफ, ये लेयर एक और होती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। ये तो कह रहा है कि जो कोरोना रेडिएटा है और फिर जोना पेलुसिडा है, इस लेयर को, यानी ये ओवम है, ये क्या है, ओवम है, अंड है। जब निषेचन होगा तमाम स्पर्म जो है इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक स्पर्म जो है एक्रोसोम से एक्रोसिन, या कह सकते हैं कि वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हाइलुरोनिडेज एंजाइम होती है, जो इस ओवम की झिल्ली को नष्ट कर देता है और इसके अंदर जो शुक्राणु होता है वो प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर शुक्राणु जो है वो प्रवेश कर जाता है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जब शुक्राणु प्रवेश करता है तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड यानी प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो सेंट्रियोल होते हैं वो भी अंदर प्रवेश करते हैं। जो अग्रपिंडक का निर्माण आपने देखा कि अग्रपिंडक का निर्माण जो है वो गाल्जी काय से होता है। अब जब अंदर इसके प्रवेश कर जाते हैं, ये सेंट्रियोल भी होते हैं, ये भी प्रवेश कर जाते हैं। अग्रस्थ या कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमल जो सेंट्रियोल होता है वो निषेचित अंड के अंदर, जब अंड का निषेचन हो जाता है तो फर्स्ट क्लीवेज के लिए उत्तरदायी होता है, यानी फर्स्ट यानी प्रथम विदलन, उस अंड का विदलन होगा, क्लीवेज होगा, उसमें डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा और उसके लिए यह उत्तरदायी होता है। जो दूरस्थ सेंट्रियोल होता है वह कह रहा है कि शुक्राणु के अक्षीय सूत्र यानी शुक्राणु के एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। पूंछ में 9-2 क्रम में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये अक्सर ये अभी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो एक स्पर्म के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं स्पर्म के पूंछ में यानी टेल में पाए जाते हैं। अब ये कह रहा है कि जब पॉपुलेशन के दौरान तमाम स्पर्म यानी 20 से 30 करोड़ जो है स्पर्म एक साथ रिलीज होते हैं और रिलीज होने के बाद एक स्पर्म जो है वो इस अंड को निषेचित करता है, यानी उससे जो हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम होता है इसके जोना पेलुसिडा जो भित्ति होती है उसको नष्ट करता है, फिर अंदर प्रवेश करता है और आगे जाकर के दोनों हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड मिलकर के डिप्लॉइड यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। अर्थात ये जो स्पर्म है हैप्लॉइड यन वाले केंद्रक वाला या होता है। तो जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो इसके बाद जो है फिर इम्प्लांटेशन होता है। तो आज बच्चों आज हम आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में हमने जानकारी दिया।
हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसे आप क्लियर कर लेंगे फिगर के साथ जो है, इसका नोट्स भी मेंटेन करेंगे। आज बस इतना ही। नेक्स्ट में जो है आपको एक अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर ऑल।